नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। वी होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं पर्सनल मैसेजेस पर कि सर क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू कीजिए। एक टॉपिक क्लियर हो जाए एक बार, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे साथ साथ में, कुछ भी नहीं छोड़ना है साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस यहां पर छोटा सा एक मीनिंग समझिए आप। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे बनी है, किसको लेकर के बनी है और उसके लेवल्स जो हैं वो क्या क्या है। इसका मतलब कोई बहुत छोटा लेवल है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो वो लेवल्स क्या हैं हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम लेवल्स की जब हम स्टडी करेंगे तो हमारी बॉडी के जितने लेवल हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। इस वर्ल्ड में जो भी चीज बनी हुई है, हमारी ह्यूमन बॉडी को छोड़ दीजिए जैसे, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। इस वर्ल्ड की जितनी सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी किससे बनी हुई है भाई? केमिकल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो हमारी बॉडी का सबसे बेसिक लेवल, सबसे छोटा लेवल जो है वो भी क्या है? केमिकल लेवल है। यानी हमारी बॉडी का सबसे बेसिक लेवल जो है वो केमिकल लेवल है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर केमिकल लेवल, हम तो सेल को पढ़ते हैं जी कि बेसिक लेवल तो डिस्कस करेंगे दोस्तों। सेल के स्ट्रक्चर में, सेलुलर लेवल में और केमिकल लेवल में क्या डिफरेंस है वो हम आज और इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल लेवल बेसिक लेवल है, किससे मिलकर के बना होता है? केमिकल लेवल एटम्स से और किससे भाई? मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। एटम्स किसको बोलते हैं भाई? एटम्स की डेफिनेशन हम केमिकल लेवल को, एटमिक लेवल को थोड़ा सा लेंथ में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एटम की डेफिनेशन हम आपको बताना जा रहे हैं। यहां पर कोई भी एटम मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट है। कोई भी मैटर और उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट। अभी भी कुछ बताना जरूरी है क्या? एटम को अगर हम डिफाइन करें तो किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ऐसे कोई भी सबसे छोटी यूनिट नहीं चलेगी, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। वो छोटी से छोटी लेवल क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। समझ गए दोस्तों? आप बोलोगे कि सर ये 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन हमें क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन आते हैं इससे लेकर के ये DSSB, ESIC, GMCH, RRB, इनके लेवल का क्वेश्चन है जी कि भाई एटम क्या होता है? मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम एटम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए अब एटम्स के। हम देखेंगे एग्जाम्पल्स हमारी बॉडी के हिसाब से। हमारी बॉडी जो है वो एटम्स में मैक्सिमम कार्बन है। हमारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर। और ये समझिए कि 96% पार्ट तो हमारी बॉडी का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही मिलकर के बना हुआ है। ये है एटमिक लेवल। एटम्स किस में भाई? केमिकल लेवल में। तो आप समझ गए एटम मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। हमारी बॉडी में एटम्स की बात आए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे क्या हैं? एटम्स हैं। यहां पर दूसरा टर्म आया मॉलिक्यूल्स। केमिकल लेवल किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ है। एटम्स को हमने डिफाइन किया, मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर। कौन भाई? ये एटम्स मिलकर के क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर के
क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम मिलकर के क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। समझ में आई ये चीज? हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब एग्जाम्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, हमारी बॉडी के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट या बिगेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है। जिन्होंने आज तक एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर्स देखे हैं, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिल जाएगा। बिगेस्ट और लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इन आर ह्यूमन बॉडी कौन है भाई, डीएनए। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम के अंदर ये डीएनए लिखा हुआ है, आप तो जानते हैं इसका नाम, पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर ऑप्शन में आपको डीएनए नहीं लिखा हुआ मिला तो क्या मिल सकता है इसकी जगह पर भाई, न्यूक्लिक एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब आप कहोगे कि सर आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड है, जी है, लेकिन उसने डीएनए का नाम लिखा ही नहीं, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो फिर क्या माना जाएगा, बॉडी के लार्जेस्ट या बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स में से माना जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली डीएनए ही लिखा हुआ आएगा। आई होप क्लियर होना चाहिए आपको ये चीज। अब जब हम एटम को डिफाइन कर रहे थे, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर अब आप इतने तो छोटे छोटे लेवल पर डिफाइन कर रहे हैं, तो एटम को क्या बोला, मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो वो मैटर क्या चीज है, मैटर भी डिफाइन कर देते हैं दोस्तों। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी जो दिखने वाली चीज या ना दिखने वाली चीज जिसका क्या है, मास है, एनी सब्सटेंस जिसका मास है, और दूसरी चीज जो स्पेस घेरती है, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस जिसका मास है। मास का मतलब दोस्तों वजन से मत लगाइएगा, वजन में ग्रेविटी शामिल हो जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। वेट का मतलब क्या हो जाता है, हम तो वेइंग मशीन पर जब खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का मास अलग है, ग्रेविटी अलग चीज है दोस्तों। वेट का मतलब मास इनटू ग्रेविटी होता है, मिलीग्राम वाला नहीं, मास इनटू ग्रेविटी होता है। मास को आप इक्विवेलेंट टू वेट मान करके चल सकते हैं, हालांकि मास जो है वो एकदम डिफरेंट है किससे, वेट से। तो मैटर को डिफाइन कर रहे थे, ऐसी कोई भी चीज जिसका मास यानी वजन होता है, वजन अगेन डिफाइन कर रहा हूं दोस्तों, वजन एक्चुअल में वेट होता है जो कि डिफरेंट होता है, ग्रेविटी इंक्लूड होती है उसके अंदर। मैटर कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है या जगह घेरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आज के बाद में आपको कोई चलते हुए डेफिनेशन पूछ ले तो गलत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हम क्यों समझा रहे हैं इस बेसिक लेवल पर, आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए, एंड आई कैन, मैं किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं अगर सिंसियरली, ऑनेस्टली अगर स्टडी कर रहा हूं, इस बेसिक लेवल से अगर स्टडी कर रहा हूं तो मैं भी किसी एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, चाहे से वो नॉर सेट है, DSSS नर्सिंग ऑफिसर है, RRB है, ESIC है, PGI है, GMCH है, कोई भी एग्जाम है जैसे नर्सिंग रिक्रूटमेंट का, वो मैं क्रैक कर सकता हूं। आई थिंक आपको यहां पर एटम, मॉलिक्यूल और मैटर की डेफिनेशन से आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि मैं इन्हें डिफाइन कर सकता हूं। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट बिगेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है दोस्तों, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब इस केमिकल लेवल को हम ब्रेकअप के रूप में दोस्तों अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि हम लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला लेवल जो है वो केमिकल लेवल हमने यहाँ पर स्टडी किया और हमने बताई, इसके कुछ बेसिक्स हमने बताए। अभी डिटेल में हम इसे वापस क्लियर करेंगे। पहले हम देखते हैं लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, केवल डिफाइन करेंगे हम इन चीजों को केवल। नेक्स्ट सेकंड लेवल क्या है, सेल्यूलर लेवल। और सेल्यूलर लेवल का मतलब किससे बना हुआ है, जैसे केमिकल लेवल किससे बना हुआ था, एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ था, सेल्यूलर लेवल किससे बना होगा, सेल्स से बना होगा। और सेल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है।
किस तरीके से? अब देखिए हमारा डिफाइन करने का यही तरीका है दोस्तों। हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की बेसिक यूनिट्स हैं। कैसे बेसिक यूनिट? स्ट्रक्चर के मामले में भी और फंक्शन के मामले में भी ये लिविंग बेसिक यूनिट्स हैं दोस्तों। केमिकल लेवल लिविंग नहीं था। ये सेल्स जो है हमारी बॉडी की बेसिक लेवल्स हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के मामले में। मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। क्लियर है? और ये सेल्स मिलकर के क्या बना रही हैं? सेलुलर लेवल बना रही हैं। हमारी बॉडी के अंदर अनगिनत मिलियंस में सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बना रही हैं। नेक्स्ट लेवल है, तीसरा जो लेवल है वो क्या है भाई? टिश्यू लेवल है। रिकॉल करते जाइएगा, हमने दो लेवल क्या पढ़े पहले? सबसे पहला एट केमिकल लेवल, दूसरा लेवल हमने क्या पढ़ा? सेलुलर लेवल, और तीसरा लेवल क्या है? टिश्यू लेवल। ये एक दूसरे को बनाती जा रहे हैं। मतलब हमारी जो सेल्स थी वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई थी। इसका मतलब टिश्यू किससे बना होगा भाई? सेल्स से बना हुआ होगा। तो टिश्यू को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो क्या पहली चीज देखो, बच्चा जब छोटा होता है ना तो छोटी छोटी चीजें सीखता है, तब जाकर के वो सेंटेंस फॉर्मेशन में लगता है, तब जाकर के बड़ा सेंटेंस बनाता है। तो आपको भी ऐसे ही बच्चा बनकर के नर्सिंग सीखनी है यहां पर कि भाई टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अब क्या ये इनफ है क्या भाई? एक बार के लिए तो इनफ है कि आपको थोड़ा सा पता है कि टिश्यू का मतलब क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स, किस तरीके की सेल्स? सेम काइंड ऑफ द सेल्स। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हमें आप इस यहां पर एक ही तरीके की सेल्स होती हैं किसी टिश्यू के अंदर। सेम काइंड ऑफ द सेल्स, सेम काइंड ऑफ द सेल्स साथ में काम करेंगी, वर्क टुगेदर। किस लिए भाई? वर्क टुगेदर। क्यों भाई? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए आपकी टिश्यू की डेफिनेशन है वो कितनी लेंदी हो गई है, लेकिन आप समझेंगे। टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। किस तरीके की सेल्स? सेम काइंड ऑफ द सेल्स। क्या करती हैं? एक साथ मिलकर के काम करती हैं। कोई पर्टिकुलर जो दिया हुआ काम है उसको परफॉर्म करने के लिए एक साथ में काम करती हैं। इसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल से दोस्तों हद क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर, और हम आने वाले सेशंस में एक एक चीज इसके बारे में पढ़ेंगे टिश्यू को लेकर के। क्योंकि सबसे पहले हम एटमिक लेवल क्लियर करेंगे, उसके बाद में सेल पढ़ेंगे, और उसके बाद में टिश्यू, और देन वी विल स्टार्ट विद द सिस्टम्स। तो टिश्यू से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमने यहां पर केवल टिश्यू को डिफाइन किया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में कि टिश्यू का मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, किस तरीके की सेल्स हैं, एक ही तरीके की सेल्स होती हैं, क्या करती हैं, एक साथ में मिलकर के काम करती हैं और कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स हम पढ़ चुके हैं। चौथा लेवल क्या होगा भाई? ऑर्गन लेवल। और अब समझिए, आप समझ सकते हो ऑर्गन किससे बनेंगे? ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं। लेकिन अब देखिए, जब टिश्यू को हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने क्या लिखा था? ग्रुप ऑफ द सेल्स। यहां तक तो ठीक था। सेल्स किस तरीके की थी? एक ही तरीके की थी। लेकिन यहां पर टिश्यू जो है वो एक ही तरीके का रहेगा तो ऑर्गन नहीं बना सकता। तो ग्रुप ऑफ जो टिश्यूज हैं वो किस तरीके के हैं भाई? अलग अलग तरीके के। 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। क्लियर? आप किसी भी ऑर्गन का एग्जांपल ले लीजिएगा, अलग अलग लेयर्स का एग्जांपल ले लीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक का एग्जांपल ले लीजिए, गॉल ब्लैडर का एग्जांपल ले लीजिए, लीवर का एग्जांपल ले लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का एग्जांपल ले लीजिए। उनकी अलग अलग लेयर्स जो हैं वो अलग अलग टिश्यूज से बनी हुई हैं। अब देखिए ग्रुप ऑफ टिश्यूज, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज। क्यों भाई? कोई कॉमन फंक्शन सबके सब मिलकर के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बड़े लेवल का फंक्शन, काम तो अलग अलग करते हैं लेकिन कॉमन फंक्शन है उनका, जो भी है डाइजेशन में हेल्प करना है या और कोई काम है, वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन लेवल हो गया। नेक्स्ट लेवल क्या भाई? ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अब ऑर्गन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसके अंदर माउथ टू एनस बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के ये सिस्टम बना रहे हैं और एक फंक्शन कर रहे हैं, पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, वो ऑर्गन सिस्टम हो गया। और लास्ट में ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के पूरी बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप ये बेसिक सी चीज जो है आपको समझ में आई होगी। अब हम यहां से आगे एटमिक, सेलुलर और टिश्यू लेवल को लेंथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी जो लाइफ है उसकी बेसिक प्रोसेसेस क्या हैं दोस्तों, 6 उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के साथ में। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो 6 लाइफ प्रोसेसेस हैं दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर, जो एनी टाइम चल रही हैं, एनी टाइम काम कर रही हैं। अगर इन 6 प्रोसेसेस में से एक भी प्रोसेस हॉल्ट हो जाए, रुक जाए, तो वहीं पर ही लाइफ भी रुक जाएगी। ये हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में 6 लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो एनी टाइम काम कर रही हैं, एनी टाइम प्रोसेस में हैं। उनमें से किसी एक का भी हॉल्ट होना क्या रिजल्ट करेगा, लाइफ का एंड हो जाएगा, लाइफ ही हॉल्ट हो जाएगी। तो इनमें से सबसे पहली लाइफ प्रोसेस क्या है, मेटाबॉलिज्म। नाम सबने सुना है दोस्तों, लेकिन प्रॉपर डिफाइन करेंगे हम मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है। और हमारा डिफाइन करने का तरीका वही, बहुत ही सिंप्लीफाई करके उसको फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ में लेकर के जाएंगे, ताकि चीजें आपको लाइफ लॉन्ग दिमाग में रहे। मेटाबॉलिज्म आपको कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाए, मिल जाए, इसका मीनिंग क्या है मेटाबॉलिज्म का, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस का जो सेट है बॉडी के अंदर, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, वही क्या है भाई, वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अगेन डिफाइन करें, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। कहां पर हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। किस लिए हो रही है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द लाइफ, टू मेंटेन द लाइफ। जितनी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, समझिएगा आप। मेटाबॉलिज्म में जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर हम डिफाइन करते हैं। मेटाबॉलिज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें हम 2 बड़ी कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। एक क्या होती है भाई, कैटाबॉलिज्म, और दूसरी क्या होती है, एनाबॉलिज्म। और यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, पढ़े नहीं होते हैं, नाम पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म तो डेली लाइफ में बार बार पढ़ते हैं, लेकिन एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म चलो भैया इसकी क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं, नहीं आ रहा। यही होता है लाइफ में अक्सर, यही होता है एग्जाम्स में अक्सर, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और ठीक से पढ़ा नहीं होता हमने। तो यहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई क्या, कैटाबॉलिज्म। और ध्यान से समझना दोस्तों इसका मीनिंग क्या है और कैसे इसको याद रखना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कैटाबॉलिज्म को कैसे याद रखें। कैटा, किससे क्या फील हो रहा है भैया, काटना। कैटा का मतलब काटना। क्या अंग्रेजी में इस तरीके से मीनिंग होते हैं क्या, नहीं, हमें याद रखना पड़ेगा। कैटाबॉलिज्म में वो केमिकल रिएक्शंस हैं, काटना मीन्स जो ब्रेक डाउन करती हैं, यानी कि वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ती हैं। तोड़ा किसको जाता है दोस्तों, कोई चीज बड़ी है उसी को तोड़ा जा सकता है। मतलब कि कोई चीज बड़ी है उसी को तोड़ा जाएगा, छोटे का क्या तोड़ोगे दोस्तों, गरीब आदमी को क्या तोड़ोगे आप, बिगर मॉलिक्यूल्स को। इसका मतलब बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ऐसी कोई भी बॉडी रिएक्शंस, ऐसी कोई भी केमिकल बॉडी रिएक्शंस जो कि बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ रही हैं, सारी की सारी क्या है भाई, कैटाबॉलिज्म है। इसी बिगर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने वाली केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन। अब लेकर के चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ में आपको कि भाई कैटाबोलिज्म का कोई एग्जांपल बताइए। हम पढ़ रहे थे दोस्तों लास्ट टाइम, क्या पढ़ रहे थे हम? एक प्रोसेस हमने पढ़ा था, क्या? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कुछ याद आ रहा है दोस्तों ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब? इसमें देखो एक तो क्या छुपा हुआ है? ग्लाइकोजन। दूसरा लाइसिस। लाइसिस का मीनिंग ही हमेशा क्या होता है भाई? ब्रेक डाउन होता है। पहली चीज तो इसका मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है? ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है, मतलब कैटाबोलिज्म की रिएक्शन है। किस समय में होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस? याद आ जाएगा, फास्टिंग में जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। अब देखिए, रिकॉल कीजिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन जो है वो किस टूट करके क्या बनाता है भाई? ग्लूकोज बनाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब भाई ये एक तरीके का कैटाबोलिज्म है। कैसे जी? और डिफाइन कीजिए। ग्लाइकोजन जो है वो स्टार्च की तरह से, स्टार्च आप समझते हैं, आलू जो हम खाते हैं तो आलू कट करते समय आप देखिएगा जो व्हाइटिश सब्सटेंस जो हमारे हाथों पे लग जाता है वो स्टार्च होता है। वो प्लांट्स के अंदर है। ये ग्लाइकोजन है जो एक तरीके से एनिमल स्टार्च है। और ये ग्लाइकोजन क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसको तोड़ करके एक सिंपल मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज बना लिया जाता है। तोड़ करके मतलब कैटाबोलिज्म रिएक्शन है, कैटाबोलिज्म है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? कैटाबोलिज्म है। अब निकल के क्या है दोस्तों यहां पर एग्जाम्स के लिए कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज मेटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और कुछ और लिख दिया दोस्तों। मेटाबोलिज्म का पार्ट तो है, अनडाउटेडली मेटाबोलिज्म का पार्ट है, लेकिन मेटाबोलिज्म में भी कौन सी केमिकल रिएक्शन है? ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। आई होप समझ में आया होगा आपको एक चीज। दूसरी चीज, जब कभी भी बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा, जब कभी भी बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे बनते हैं तो साथ में एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों। ये भी दिमाग में रखना कि किस तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। बड़ी चीजें तोड़ोगे, छोटी बनाओगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो प्रिसाइज उतना का उतना बनेगा, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी भी प्रोड्यूस की जगह पर रिलीज होगी, बेटर से रिलीज होगी। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हमेशा एनर्जी क्या होती है भाई? रिलीज होती है। एग्जाम्स का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनर्जी कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में रिलीज होती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन में। याद रहेंगी दोस्तों चीजें, जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है। तो एग्जांपल हमने दिया, ग्लाइकोजन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ करके ग्लूकोज यानी सिंपल मॉलिक्यूल बनाया जाता है। किसके लिए? जब हम फास्टिंग में होते हैं, एनर्जी नहीं होती बॉडी में, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर ग्लूकोज और टूटेगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएगा, वो फर्दर हम पढ़ेंगे अभी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ये तो देखो कार्बोहाइड्रेट था दोस्तों, ठीक है। क्या प्रोटीन्स भी टूटते हैं क्या? जी, जब कार्बोहाइड्रेट एक लिमिट से नीचे आ जाता है तो प्रोटीन्स भी टूटते हैं। प्रोटीन्स के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट करके फिर क्या बनाते हैं? बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स बनाते हैं। पढ़ेंगे दोस्तों हम सारी चीजें। फैट भी टूटता है क्या? जी, फैट टूटता है। फैट टूटता है। डाइटिंग करने वाली लड़कियां ध्यान में रख लें, जब आप फास्टिंग करते हैं, रेगुलर फास्टिंग करते हैं, तो बॉडी के अंदर फैट टूट करके एनर्जी के लिए क्या बनाता है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। और यहां से जो एनर्जी मिलेगी उसमें कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज जो हैं वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, जो कि एक तरह के पॉइजनस सब्सटेंस हैं। ये तो था कैटाबोलिज्म। अब पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म का दूसरा टाइप या दूसरी तरीके की केमिकल रिएक्शंस, एनाबोलिक रिएक्शंस या एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या हो रहा था भाई? कैटा मतलब काटना यानी ब्रेक डाउन। तो अब आप इसका उल्टा लगा लीजिए, एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है भाई?
बिल्डिंग अप, समझ गए दोस्तों अब आप। और बिल्डिंग अप का मतलब बनाना, कहां से? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से। क्या बनाएंगे आप? बिगर मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से बिगर मॉलिक्यूल्स बनाने के प्रोसेस को, या स्मॉलर मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान है, जब कभी भी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज को कौन? इंसुलिन कंधे पे डाल करके कहां लेकर के जाता है? लीवर के पास में लेकर के जाता है कि साहब इसका कुछ कीजिए। और लीवर इसको, कभी ये करेंसी तो चलेगी नहीं, क्रिप्टो करेंसी है, चलेगी नहीं, यहां पर इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, तो लीवर जो इसको किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। इसका मतलब यहां से 2-3 क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज क्या था भाई? एक सिंपल मॉलिक्यूल था, और इसका क्या कर दिया भाई? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिला करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना दिया गया, छोटे से बड़ा बना दिया गया, मतलब बिल्डिंग अप का मतलब एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। छोटे से बड़ा बनाओगे दोस्तों, याद रख लेना, अब एनर्जी की बात आएगी और एग्जाम्स का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी छोटी चीज को बड़ा बनाना चाह रहे हो, छोटी चीज को बड़ा बनाना चाह रहे हो, मैं आपके लिए शब्द यूज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी अपने आप में छोटा नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर जो भी चीजें छोटे लेवल पर हैं, आपकी जो नॉलेज है, लेकिन आप किसी भी अपने आप के अंदर किसी चीज को बड़ा बनाना चाह रहे हो, ऊंचाई तक लेके जाना चाह रहे हो, तो उसमें क्या लगेगा दोस्तों? क्या लगेगा? एनर्जी तो लगेगी। बैठे बैठे नहीं होगा ये काम। इसका मतलब एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो यूज होती है, प्रोड्यूस नहीं होगी। एनर्जी क्या होगी? यूज होगी। और ये काम अगर आपको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है, इसका मतलब एक सिंपली एस्पिरेंट से लेकर के आपको एक नर्सिंग ऑफिसर की जॉब अचीव करनी है। एस्पिरेंट आप छोटे लेवल पर हो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर आपकी जीवन का मकसद है। अगर ये आपको करना है तो क्या होगा दोस्तों? एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी, एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एनाबॉलिज्म करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर बड़े एग्जाम्पल्स बड़े ऐसे डिफरेंट से होते हैं, दोस्तों ऐसे ही है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ। सीरियसली ले जाओगे तो पहुंच जाओगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। हम तो कर ही रहे हैं ये सारी कोशिश जो है, जितना पॉसिबल हो पाएगा हमसे भी। यहां पर वापस आइए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, इस खुद की प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। इसका मतलब अगेन एक क्वेश्चन और, ग्लाइकोजिनेसिस इज कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस? इट्स एनाबोलिक प्रोसेस। ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस क्या है? एनाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिज्म है। एनाबोलिक रिएक्शंस क्या करती हैं? एनर्जी यूज करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, एनर्जी यूज करती हैं दोस्तों। एनाबोलिज्म के थोड़े से एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है दोस्तों, हमने ग्लूकोज का डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किस में बदल गया? ग्लाइकोजन में बदल गया। क्लियर है? अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के जो सिंपलर फॉर्म्स क्या होती हैं? सबको पता है भाई, एमिनो एसिड्स होते हैं, और एमिनो एसिड्स मिलकर के क्या बना लेते हैं भाई? प्रोटीन्स बना लेते हैं। मतलब जब बॉडी के अंदर, जब डाइजेशन के बाद में प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो एमिनो एसिड्स बन जाते हैं, लास्ट प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स, लेकिन वो एमिनो एसिड्स के रूप में तो स्टोर होंगे नहीं, वो प्रोटीन्स की फॉर्म में स्टोर होंगे बॉडी के अंदर जाकर के। तो प्रोटीन्स बिगर मॉलिक्यूल्स, जो भी कोई प्रोटीन बन जाए, जैसे एल्बुमिन एक बड़ा नाम है प्रोटीन्स का, दैट इज नॉट एमिनो एसिड, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स की चेन है दोस्तों वो। ऐसे ही फैट्स का सबसे छोटा लेवल क्या है भाई? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। मतलब हम डाइजेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? डाइजेशन के, किसके भाई? फैट्स के। जो भी हमने ऑयल या घी खाया वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्म में। तो क्या ये बॉडी में इसी फॉर्म में स्टोर रहता है क्या? जी नहीं, ये स्टोर रहता है किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड्स। एक तो
एक तो ये क्वेश्चन भैया एग्जाम का कि बॉडी के अंदर फैट्स जो हैं ट्राइग्लिसराइड्स, एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम का क्या कि बॉडी के अंदर फैट्स किस फॉर्म में डिपॉजिट रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। एक एग्जाम्स का क्वेश्चन और एक मोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है दोस्तों, एक मोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड का मीनिंग क्या है दोस्तों, क्या है ये 3 मोलिक्यूल फैटी एसिड के और एक मोलिक्यूल ग्लिसरॉल का मिलकर के एक मोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड का बनाते हैं। क्या याद रखिएगा दोस्तों, एक मोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड के लिए क्या चाहिए, 3 मोलिक्यूल फैटी एसिड, दूसरा क्या चाहिए भाई प्लस एक मोलिक्यूल ग्लिसराइड का चाहिए। और ये एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करके कौन बताएगा आपको कि भाई एक ट्राइग्लिसराइड के मोलिक्यूल का मीनिंग क्या होता है, 3 मोलिक्यूल फैटी एसिड के और एक मोलिक्यूल ग्लिसराइड का मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। यानी कि जब कभी भी इस मोलिक्यूल को हमें फैट से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या बनेगा, एक मोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड जब टूटेगा तो 3 मोलिक्यूल फैटी एसिड्स के और एक मोलिक्यूल हमें ग्लिसरॉल वापस मिलेगा। ये कुछ एक एग्जांपल्स थे दोस्तों, किसके एग्जांपल्स पढ़े हैं दोस्तों, हमने ये एनाबोलिज्म के एग्जांपल्स पढ़े हैं। सब में एनर्जी यूज हो रही है दोस्तों, एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है। क्यों, बनाने का काम हो रहा है और कोई भी चीज बनाने के लिए एनर्जी लगेगी ही लगेगी। अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देख लिए गए। तो दोस्तों जो सबसे पहली बेसिक लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा क्या, मेटाबॉलिज्म। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। दूसरी बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है भाई, ग्रोथ। और ग्रोथ को हम सिंपली डिफाइन करेंगे, ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज। ये सिंपली ग्रोथ की डेफिनेशन, साइज में बढ़ने को ही हम ग्रोथ कहते हैं। ये इंक्रीज इन साइज कैसे होगा दोस्तों, बेसिक लेवल पर आ जाइए। हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है, उस साइज की ग्रोथ जो कैसे हो रही है, सेलुलर लेवल से हो रही है। तो सेल्स किस तरीके से बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाती हैं, सेल्स एक तो अपना नंबर बढ़ा करके, दूसरा अपनी साइज में इंक्रीज करके। एक सेल अपनी साइज बढ़ाए, एक दूसरे तरीके में सेल जो अपना नंबर बढ़ाए। साइज तो चलो ठीक है भैया, बैठे बैठे खाओगे तो साइज तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन नंबर कैसे बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा दोस्तों सेल डिवीजन से। नंबर कैसे बढ़ेगा, सेल डिवीजन से। और सेल डिवीजन भी कौन सा स्टडी करेंगे, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस से सेल्स का नंबर बढ़ेगा। दिस इज ग्रोथ। बहुत है दोस्तों, ग्रोथ की जो डेफिनेशन है, इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज किसके हिसाब से, कौन करेगा, सेल्स करेंगी। सेल्स अपने नंबर में भी, नंबर को भी बढ़ाती हैं, साइज को भी बढ़ाती हैं। नंबर बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन कौन सा, माइटोसिस। टर्म्स जो दोस्तों हम यहां पर यूज कर रहे हैं सर कि इनका मीनिंग क्या निकल रहा है, आप जब बड़े लेवल पर पढ़ने लगोगे ना तो फिर ये पन्ने वापस पलटने पड़ेंगे आपको कि सर ग्रोथ का मीनिंग क्या था, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था, माइटोसिस का मीनिंग क्या था, मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या था। ये तब पन्ने हैं, आपको उस लेवल पर नहीं पलटने दोस्तों। ये आज की डेट में जितना अच्छे से समझ लोगे आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। तीसरा बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, डिफरेंशिएशन में एक वर्ड छुपा हुआ है क्या, डिफरेंट। डिफरेंशिएशन का सिंपली मीनिंग होता है भाई डेवलपमेंट। ग्रोथ आपने पढ़ा, ये है डेवलपमेंट। तो आप बोल देते सर इसको थोड़ा सा डेवलपमेंट ही बोल देते, ये एक तरीके का डेवलपमेंट है दोस्तों, लेकिन हम इसे डेवलपमेंट की बजाय में डिफरेंशिएशन टर्म जो यूज करते हैं वो बेहतर है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है दोस्तों, अपने आप के ऊपर लागू करके देखना कि जो चीज एक अनस्पेशलाइज्ड स्टेट में है, अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से किसी चीज को स्पेशलाइज्ड स्टेट में बदल देना। समझ में आया दोस्तों।
पहले स्पेशलिस्ट नहीं थे, अब स्पेशलिस्ट हो गए हो, आज की डेट में एस्पिरेंट हो, और स्पेशलाइज्ड फॉर्म क्या है, नर्सिंग ऑफिसर, जो आपका एक सपना है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो मतलब ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट हो गए हैं आप। इस डिफरेंशिएशन के टर्म को हम कहां पर यूज करते हैं दोस्तों, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल्यूलर लेवल पर किसी सेल का अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से स्पेशलाइज्ड सेल में डेवलप हो जाना ही क्या है, डिफरेंशिएशन है। एक एग्जांपल बताएं दोस्तों, आपके साथ में डिस्कस करें थोड़ा सा। आरबीसीज, आरबीसीज, अब इसको एग्जांपल को छोड़ते हैं दोस्तों। कार्सिनोमा में सेल्स क्या करती हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ करती है तो क्या हो गया भैया, कोई दिक्कत है क्या? जी दिक्कत है। एक वो मुहावरा सुना है दोस्तों आपने छोटी क्लासेज में हिंदी में, थोता चना बाजे घना। मतलब कि जो ओछी चीजें होती हैं ना सोसाइटी में भी, वो ज्यादा शोर मचाती हैं। थोता चना बाजे घना, तो अनस्पेशलाइज्ड जो चीजें होती हैं ना वो ज्यादा अननेसेसरी परेशान करती हैं। जैसे कि कार्सिनोमा की सेल्स की अगर आप बात करोगे तो वो आप रिपोर्ट पढ़िएगा दोस्तों कभी भी बायोप्सी में, ठीक है ना। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं दोस्तों वो, ठीक है। तो आरबीसीज कहां बनती हैं, कहां बनती है भाई, रेड बोन मेरो में। कैसी होती हैं वो शुरू में, कैसी होती हैं, क्या एग्जांपल, हमारी बॉडी की मैक्सिमम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं आरबीसीज में नहीं होता। लेकिन क्या शुरुआत से ही ऐसा है क्या? जी नहीं, शुरुआत में जब वो डेवलप्ड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड या अनस्पेशलाइज्ड स्टेट में है, तब वो क्या होती हैं दोस्तों, न्यूक्लिएटेड होती हैं। लेकिन अपने डेवलपमेंट में, अपने डेवलपमेंट के दौरान या डिफरेंशिएशन के दौरान क्या करती हैं, अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर देती हैं, न्यूक्लियस खो देती हैं, न्यूक्लियस को छोड़ देती हैं। और अनन्यूक्लिएटेड आरबीसी जो हैं वो क्या कहलाती हैं, डेवलप्ड कहलाती हैं। फिर उनकी कैसी शेप हो जाती है दोस्तों, डिस्क के जैसी शेप हो जाती है, जो उनका मेन फंक्शन जो है उसी पे कंसंट्रेटेड रहता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आरबीसीज बनने के दौरान कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। डेवलपमेंट जब इनका हो रहा होता है तो न्यूक्लियस को लूज कर देती हैं। और जो आरबीसीज बनती हैं डिस्क शेप, पहले आरबीसीज ऐसी थी, न्यूक्लियस था, तो फिर कैसी हो गई है भाई, ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई है दोस्तों वो, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है ये, मैंने ऐसे ही बना दिया है, इस तरीके की हो गई है, डिस्क शेप की, ठीक है। ये है डेवलप्ड आरबीसीज। अगर हम अपनी बॉडी का भी एग्जांपल ले दोस्तों कि भाई इस तरीके के हम आज कैसे दिख रहे हैं, इस डिफरेंशिएशन की वजह से देख रहे हैं। सारी प्रोसेसेस शामिल है, लेकिन डिफरेंशिएशन का क्या रोल है, एम्ब्रियो से क्या बने, जाइगोट से क्या बने, एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से नियोनेट, नियोनेट से इन्फेंट, इन्फेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से एडोलसेंस, एडोलसेंस से एडल्ट, एडल्ट से आज हम दिख ही रहे हैं दोस्तों इस तरीके से। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है दोस्तों हमारी बॉडी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चौथे नंबर पर आ गए आई थिंक हम, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या भैया, कोई चीज नई बनाना, नई बनाना। रिप्रोडक्शन का मीनिंग यहां पर नया क्या, नई सेल भी हो सकती है और नया पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरी स्पीसीज भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? रिप्रोडक्शन का मतलब नई सेल्स बनाना, नया ऑर्गेनिज्म बनाना। रिप्रोडक्शन में नई सेल कैसे बनाते हैं दोस्तों, माइटोसिस से बनाते हैं। नया ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा, मियोसिस होगा। हम डिस्कस करेंगे इसको लेटर ऑन। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब नया बनाना, नई स्पीसीज बनाना, नई सेल बनाना, नया ऑर्गेनिज्म बनाना, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या इसके बिना लाइफ प्रोसेस, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं जी, जनरेशन आगे नहीं बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल्स तो आपको नई बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक सेल की अपनी अपनी एज है। तो टीयर एंड वियर जो होता रहता है हमारी बॉडी में, नई सेल्स तो आपको बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज लाइफ हॉल्ट हो जाएगी। एक लाइफ प्रोसेस है रिस्पॉन्सिवनेस, और रिस्पॉन्सिवनेस को हमने डिस्कस किया दोस्तों किसमें, होम्योस्टेसिस में। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब रिस्पॉन्ड करना, क्या करना भाई, रिस्पॉन्ड करना। और आप किस चीज को रिस्पॉन्ड करोगे, आपको कोई गाली देगा तो रिस्पॉन्ड करोगे ना, आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो रिस्पॉन्ड करोगे।
तो बॉडी के अंदर किसी भी चेंज को रिस्पोंड करना, और चेंज को रिस्पोंड कब करोगे, जब आपको पता लगेगा, आपकी बॉडी को पता लगेगा, किसी चेंज को डिटेक्ट करके उसको रिस्पोंड करना ही रिस्पॉन्सिवनेस है। इट इंक्लूड्स होम्योस्टेसिस, मतलब कि इसके बिना अगर ये काम नहीं हो रहा, मान लीजिए अगर ये काम नहीं हो रहा तो इसके बिना कोई लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल्स दोस्तों हमने होम्योस्टेसिस में पढ़े थे, बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर आपको बॉडी को नहीं पता लग रहा, इसका मतलब लाइफ प्रोसेस हॉल्ट हो चुकी है। और लास्ट जो बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, वो क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब कि सर ये कोई प्रोसेस है क्या, बिस्तर पे कोई आदमी लेटा हुआ है, बेड रिडन पेशेंट है, वो तो मूव नहीं कर रहा, चलो उसकी छोटी मोटी तो मूवमेंट हो रही है, उसको भी मूवमेंट बोलेंगे। क्या मूवमेंट का मतलब आपकी बॉडी ही नहीं, आपकी सेल्स की मूवमेंट भी है, आपके ऑर्गन्स का मूवमेंट भी है। तो अगेन ऑब्जेक्शन आ गया दोस्तों आप लोगों का कि सर कोई ऑर्गन मूव करता है क्या? जी करता है दोस्तों, बहुत सारे ऑर्गन्स मूव करते हैं। कैसे? गॉल ब्लैडर का एग्जांपल लीजिए। गॉल ब्लैडर क्या स्टोर रखता है अपने पास में? बाइल स्टोर रखता है। अगर वो मूव नहीं करेगा, स्क्वीज नहीं करेगा, तो कैसे स्कर्ट करेगा भाई? अपने अंदर जो बाइल है उसको किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे स्कर्ट करेगा? तो वो भी मूवमेंट है। सेल्स की भी मूवमेंट है क्या? जी है। इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर कहीं पर तो WBC भाग करके जाती है ना कि क्या बात हो गई भाई। पड़ोसी पूछने आते हैं, अच्छे पड़ोसी हुए तो पूछने आएंगे कि क्या बात हो गई। ठीक है, तो ये मूवमेंट है। ये 6 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं दोस्तों, आपको पता होने चाहिए। हमारे हिसाब से दीदियों को पता होने चाहिए। अगर आप इनको स्किप कर करके ना, हम वीडियो के स्किप की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो को चाहे जैसे स्किप कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आप इन चीजों को स्किप कर रहे हो मतलब कि आप अपने कैरियर बिल्डिंग को स्किप कर रहे हो दोस्तों। आपको ये बेसिक चीजें हम भी पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं पढ़ाते हम? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं पढ़ाते? और क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं तो डिटेल में क्यों क्लियर करते हैं? एक यही रीजन है कि आपको चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन आंसर आराम से पता होंगे, आराम से समझ में आएंगे, फिर बैठ करके क्लियर करेंगे। अब एक टर्म डिफाइन करना चाहता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में, ऑटोप्सी। और आप बोलेंगे सर ये एक बीच में से कहां उठा के ले आए? ऑटोप्सी का नाम सब लोग सुनते हैं जी। कब की जाती है दोस्तों? आफ्टर डेथ। ठीक है, आफ्टर डेथ। और एक टर्म है, इंग्लिश का नहीं है, जिसको हम बोलते हैं क्या भाई? पोस्टमार्टम। यही बोलते हैं ना, तो मतलब पोस्टमार्टम को ही हम ऑटोप्सी बोल देते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में तो आफ्टर डेथ करते हैं, ये ऑटोप्सी जो करते हैं पोस्टमार्टम को ही ऑटोप्सी बोलते हैं। लेकिन बेटर डिफाइन, आफ्टर डेथ जो एग्जामिनेशन करते हैं, क्या करते हैं भाई? आफ्टर डेथ जो एग्जामिनेशन है उसको हम ऑटोप्सी बोलते हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को ऑटोप्सी बोलते हैं। 3-4 चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को कब किया जाता है भाई? आफ्टर डेथ। कैसे किया जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन? कैसे की जाएगी भाई? ऐसे ही तो की नहीं जाएगी, डाइसेक्शन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा दोस्तों, डिसेक्शन भी बोलते हैं लोग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन करके, डाइसेक्ट करके। डाइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कट करना। कटिंग, गला काट दे क्या सीधा ही? नहीं, केयरफुल कटिंग। अब आफ्टर डेथ काय की केयरफुल कटिंग? नहीं जी, अभी भी डाइसेक्शन की जो मीनिंग है, डाइसेक्शन का जो मीनिंग है वो केयरफुल कटिंग ही होगा। किसका भाई? बॉडी स्ट्रक्चर का या किसी ऑर्गन का। किस लिए? उसकी स्ट्रक्चर को या उसके स्ट्रक्चर्स के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम डाइसेक्शन करते हैं। इसका मतलब अनाटमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डाइसेक्शन का। डाइसेक्शन के बिना अनाटमी क्लियर नहीं हो सकती। एक चीज, आते हैं वापस ऑटोप्सी पे। ऑटोप्सी क्या है? आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है। किसके थ्रू की जाती है? डिसेक्शन के थ्रू की जाती है दोस्तों। एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये। क्यों की जाती है दोस्तों? क्यों की जाती है दोस्तों? डेथ का कोज पता लगाने के लिए। डेथ का कोज पता लगाने के लिए डिसेक्शन किसका करते हैं भाई? इंटरनल ऑर्गन्स का। किसकी स्टडी करी जाती है? इंटरनल ऑर्गन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई? आप बोलते हो ना विसरा, विसरल ऑर्गन्स। विसरा की स्टडी आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन और स्टडी ऑफ विसरा इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। आई होप समझ में आई होगी आपको ये बात।
डाइसेक्शन की भी जो डेफिनेशन है आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं वापस आ गए केमिकल लेवल पर। चूंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे। केमिकल लेवल में हमने क्या पढ़ा भाई, एटम्स भी डिस्कस किए और किसको देखा भाई, मॉलिक्यूल्स को देखा। इनकी दोनों को डिफाइन कर चुके हैं, इन्हें दोनों को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब एटम को थोड़ा सा हम और लेंथ में डिफाइन करेंगे और बड़े लेवल पर डिफाइन करेंगे। एटम का मीनिंग आप समझ चुके हो। एटम क्या होता है दोस्तों, एटम का एक तो न्यूक्लियस होता है, एक इसके चारों तरफ में क्या होता है भाई, ऑर्बिट होता है। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज ऑर्बिट। ये दो चीजें सबसे पहले बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताएंगे दोस्तों। मैं जो कर रहा हूं फिलहाल दोस्तों एनर्जी यूज हो रही है, अब ये एनाबॉलिज्म तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड करता है। समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एटम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों हम, बेसिक स्ट्रक्चर। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ में क्या होता है दोस्तों, ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक क्या है भाई, प्रोटॉन है, दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन है। क्वेश्चंस आते हैं सर एग्जाम में, हम तो कंफ्यूज हो गए, याद ही नहीं रहा। हम करते हैं दोस्तों आपका कंफ्यूजन दूर। यहां पर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी किया है उन तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं और जीएनएम कर रहे हैं उन्होंने केवल 9-10 तक बेसिक साइंस पढ़ी थी। अब ध्यान में नहीं है कि क्या प्रोटॉन है क्या न्यूट्रॉन है, और जो ऑर्बिट के अंदर जो चक्कर लगा रहे हैं कौन इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, डिस्कस करेंगे दोस्तों एक एक चीज को लेकर के बेसिक लेवल पर। प्रोटॉन स्टार्ट्स फ्रॉम पी, पी का मतलब पॉजिटिव। सबसे पहले तो दोस्तों इनके चार्जेस पता होने चाहिए, कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। प्रोटॉन पी का मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन कैसे अब बना है दोस्तों, न्यूट्रल, किसी के कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं बनता इसको, जीरो चार्ज है दोस्तों। एग्जाम्स में नहीं लिखा हुआ है एक बार एग्जाम में कि यार न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये तो जीरो चार्ज होता है इसका। और इलेक्ट्रॉन बचा क्या भाई, ये निगेटिवली चार्ज होता है। और ये वो निगेटिव लोग हैं जो आपके आजू बाजू एनी टाइम, आपके घर के आजू बाजू, आपके वर्क प्लेस के आजू बाजू, आपके चारों तरफ में चक्कर लगा रहे होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है इधर एंटर नहीं कर जाने चाहिए। जिस दिन आपकी लाइफ में ये लोग एंटर कर गए सारा सत्यानाश कर देंगे। अगेन रिपीट, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं दोस्तों, सेंटर में आप ही हैं, टारगेट पे आप ही हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ना आपको कुछ बोल रहा ना पड़ोसी को कुछ बोल रहा, ठीक है बेटा घर में बैठा रहे, रख लो दोस्तों ऐसे लोगों को साथ में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। साथी कैसे होने चाहिए, साथी या तो साथ देने वाले होने चाहिए या आपके सुख दुख में कम से कम उल्टा तो ना बोले। आगे के लेक्चर्स में डिफाइन करूंगा दोस्तों एक लाइव एग्जांपल के साथ में कि साथी कैसे होने चाहिए। साथी एक नॉर्मल सा एग्जाम, एक नाम लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, साथी मुकेश जरवाल जैसे होने चाहिए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन जैसे साथी नहीं होने चाहिए कभी भी कि आपकी लाइफ में आ गए यहां पर कुछ सब कुछ सत्यानाश कर देंगे दोस्तों। एटम का मीनिंग ही नहीं रहेगा। आपकी लाइफ, आप अपने आप में एक एटम है और ऐसे निगेटिव लोगों को अपने घर के अंदर एंट्री दे दी तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। चारों तरफ आसपास में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में एंटर कर गए वहीं पर समझ लीजिए सबसे पहले बेड़ा गर्क आपका ही करेंगे वो लोग। आइए दोस्तों वापस क्वेश्चन पर। हम पढ़ रहे थे एटम की स्ट्रक्चर। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के दो पार्ट्स हैं दोस्तों, दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। नाम से जानना, रटना नहीं है दोस्तों। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, जीरो चार्ज होता है दोस्तों इनका। और ये आपके घर के बाहर जो बचे कौन, निगेटिव, जिनको आपको घर से बाहर ही रखना है दोस्तों, इनको बाहर में साइड में इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं ये। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, मैं बारी बारी से एग्जांपल देते क्यों आंसर कर सकते हैं दोस्तों, या दिमाग में लाते जाइएगा। एटम का वो पार्ट जो जीरो चार्ज कैरी करता है कौन है, न्यूट्रॉन है। एटम का वो पार्ट जो निगेटिव चार्ज कैरी करता है कौन है, इलेक्ट्रॉन है। एटम का वो पार्ट जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है कौन है, प्रोटॉन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये होते कहां पर हैं, इसी के लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को लेकर के। निगेटिव वाले ना बाहर ही रखना उनको, सेंटर में होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रल, और बाहर जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज। अगेन एक बड़ी चीज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम, क्या यहां पर, एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, तो आप बोलेंगे सर फिर पढ़ाते ही क्यों। जी जरूरत पड़ेगी, अभी हम इसके तीसरे लेवल पर जब जैसे ही पहुंचेंगे एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। जितने भी हमारी अर्थ पे जितने भी केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से, कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से दोस्तों हमने इनको, वो 1 से लेकर के 107, 8, 9 तो हो गए होंगे, इस तरीके से हमने उनको नंबर में जमा रखा है। और ये क्या है, इनकी एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या चीज है, आपसे कोई पूछ ले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन रास्ते चलते हुए, तो क्या याद रखनी है, किसी भी एटम में, एटॉमिक नंबर किसकी होगी भी, किसी भी एटम की होगी, किसी भी एटम में, और नंबर है ये कोई ना कोई क्या भाई, नंबर है। किसी भी एटम में क्या नंबर भाई, प्रोटॉन्स का नंबर। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स के नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसे हम जेड से दिखाते हैं दोस्तों, जेड से डिनोट करते हैं हम इसे, ठीक है। जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर को कौन कौन, हमने कार्बन पढ़ा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाइड्रोजन पढ़ा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है दोस्तों। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का नंबर दोस्तों 7 होता है। इस तरीके से कैल्शियम जो है दोस्तों, उसका एटॉमिक नंबर जो 20 होता है। ये एटॉमिक नंबर होते हैं। अब आपको किसी ने बोल दिया कि भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो प्रोटॉन्स की नंबर क्या है। अब एग्जाम्स के अंदर इतने सिंपल क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ जाते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें प्रोटॉन्स का नंबर क्या है, 6 ही होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 ही है दोस्तों उसका प्रोटॉन्स का नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब सीधा सा क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो भी 8 ही है। एटॉमिक नंबर आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ। दूसरा होता है दोस्तों एटॉमिक मास। अब आप इसको मतलब समझिएगा दोस्तों, एटॉमिक मास। मास का मतलब सीधा सा सिंपल सा वजन से लेकर के चलिएगा। वजन में वैसे मास भी शामिल होता है, ग्रेविटी भी शामिल होती है, लेकिन आप समझने के लिए इसको समझिएगा मास। एटॉमिक मास का मतलब एटम का वजन। क्या हुआ भाई, एटम का कितना वजन है, किसी भी एटम का वजन। ये एटम है दोस्तों, यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगेन निगेटिव लोगों पर आऊंगा दोस्तों, निगेटिव लोगों को रोस्ट करना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। किसी भी एटम का मास जो है वो क्या है, किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। इनकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, इसीलिए आपकी लाइफ में निगेटिविटी क्रिएट करने के लिए आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इनकी वैल्यू बता दी दोस्तों यहां पर। इन निगेटिव लोगों की एक्चुअल में कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और एक्चुअल में वैल्यू का मतलब जो वैल्यू है वो केवल इतनी है दोस्तों, घर में एंटर मत करने देना, आजू बाजू रहने चाहिए ताकि आप मोटिवेटेड रहें। और जो आज की डेट में आप देख रहे हैं ना नर्सिंग स्मार्ट को, यहां पर इस लेवल पर, वो वैसे है इन्हीं की वजह से। अब आप बोलोगे सर बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इनकी वजह से कैसे हुआ ये सब कुछ संभव। तो एटॉमिक मास का हम डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक मास का मतलब है एटम का वजन। एटम का वजन होता है इसके न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन है वो लगभग 1 के बराबर होता है दोस्तों, 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो 1 पॉइंट कुछ, तो ठीक है दोस्तों, हम इसको 1 की रूप में ही मानते हैं दोस्तों एटॉमिक मास को। फिर देखने जाओगे तो डिफाइन करोगे, हम आप यहां पर 1 ही मान के चलिए। ये इसकी कोई मतलब है बहुत ही 0.00 में कुछ करके, तो हम उसको इतनी वरीयता देंगे ही नहीं यहां पर। एटम का वजन किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से। सिंपली एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसकी यूनिट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है ये D+B का।
एटमिक मास की यूनिट क्या है? नंबर की तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा? एटमिक नंबर पढ़ा। नंबर की कोई दोस्तों यूनिट नहीं होती। एटमिक मास की यूनिट क्या है दोस्तों? ज्यादा याद नहीं रखनी। एटमिक मास यूनिट, सिंपल। एटमिक मास की यूनिट क्या है? एटमिक मास यूनिट, AMU। अब हम एटमिक मास को हम लिखते कैसे हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन के एटम का। देखिएगा ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है दोस्तों। अब ध्यान में रखिएगा, केमिस्ट्री में अकेला एलिमेंट है, अकेला एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 होता है। ठीक है। दूसरी चीज प्रोटॉन। और बैलेंस करने के लिए, अब देखो दोस्तों समझ में आई आपको चीज? बैलेंस करने के लिए ये निगेटिव लोग जरूरी है दोस्तों इस अर्थ पर। तो एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उतने ही न्यूट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मास की बात नहीं, यहां पर चार्ज की बात है। हम केवल चार्ज की बात कर रहे थे, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे। तो आपकी पॉजिटिविटी जितनी है उतनी निगेटिविटी आपके इलेक्ट्रॉन में है दोस्तों, आपके निगेटिव लोगों में है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, एटमिक मास को हम दिखाते कैसे? इसका देखिएगा जी, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। एटमिक नंबर क्या है दोस्तों? इसके में प्रोटॉन का नंबर क्या था? वही एटमिक नंबर है। प्रोटॉन का नंबर है 1। तो या तो इसको या तो यहां पर लिखते हैं या यहां पर लिखते हैं। एक बार मैं यहां पर लिख रहा हूं, एटमिक नंबर है इसका 1, प्रोटॉन का नंबर है 1, तो 1 यहीं पर लिखेंगे। एटमिक मास क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया दोस्तों? 1 ही हुआ, 1H1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H11। यहां टॉप पे जो लिखा होगा दोस्तों वो हमेशा क्या होता है? एटमिक मास होता है। दिमाग में रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस आ रखे हैं DSSB में, ऐसे दे दिया आपको और पूछ लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लिए, एटमिक मास पूछ लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया। अगर ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गई यहां पर तो बहुत इजी है, आप इसको क्लियर कर पाओगे। इस एटमिक मास को समझने के लिए दोस्तों हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एक टर्म आता है आइसोटोप्स। क्वेश्चंस आते हैं यहां से भी, बोलते जाओगे सर आप जो भी टॉपिक का नाम ले रहे हो उसी का नाम ले रहे हो भैया, इसीलिए पढ़ा रहे हैं हम। क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स डिफाइन करते हैं हम इसको। देखिए दोस्तों, कार्बन के हमने 3 एटम्स के यहां पर एग्जांपल्स लिए, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर कभी भी नहीं बदलता, मैंने हमेशा बताया दोस्तों आपको। कार्बन में प्रोटॉन का नंबर कितना है भाई? 6 है, ठीक है ना। प्रोटॉन का नंबर क्या है? 6 है। हमेशा कोई भी आइसोटोप हो जाए जैसे वो नंबर क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम हो, देखो प्रोटॉन्स का नंबर सेम है ना, इधर की बात नहीं करें दोस्तों, इधर की। ये 3 तरीके के कार्बन हम बता रहे हैं, लेकिन और क्या बता रहे हैं? प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर बदल जाए। इस कार्बन में प्रोटॉन का नंबर 6 है, न्यूट्रॉन का नंबर 6 है, न्यूट्रॉन का नंबर 6 है, तो एटमिक मास क्या हो गया भैया? जो यहां पर लिखेंगे क्या हो गया? 6 + 6 12 हो गया। एटमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन्स का नंबर है 6। इसका मतलब कैसे लिखा हमने इसको? 6 का मतलब ये एटमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। 12 ऊपर वाला क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है। क्लियर? इस सिचुएशन में ये था। दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरा आइसोटोप देखिए आप कार्बन का। प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? सेम वही होगा, कितना? 6 जी। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर बदल करके कितना हो गया? 7 हो गया। एटमिक मास कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया। एटमिक नंबर कितना है? 6 ही रहेगा। इसका मतलब एटमिक नंबर इसका भी 6 है। एटमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तीसरे एग्जांपल में क्या हुआ? प्रोटॉन का नंबर सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर अगेन बदल गया, कितना हो गया? 8 हो गया। तो एटमिक मास कितना हो गया दोस्तों? 14 हो गया। जनरली आइसोटोप हर किसी के होते नहीं है दोस्तों। आइसोटोप्स जो हैं यहां पर कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14, और हम डिस्कस करेंगे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट को यहां पर।
ये 3 आइसोटोप्स हैं। लेकिन आइसोटोप की डेफिनेशन अगर हम सबसे पहले पढ़ें तो इसका मतलब क्या हुआ? एटम्स, किसी एलिमेंट के एटम्स जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर बदल गया है। जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर बदल गया है, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखिए, कार्बन के एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास बदल गया है, क्या है ये? क्या है भाई? ये आइसोटोप्स हैं। समझ गए दोस्तों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, आइसोटोप्स हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, सेम एटम के, कार्बन ही है ना, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास बदल गया, क्या है ये? आइसोटोप्स हैं। आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो ये? न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां पर खुदाई के दौरान 6 करोड़ साल पहले की ये चीज मिली। हद ही कर दी भैया ये तो यार। 6 करोड़ साल पहले, आपको कैसे पता भाई 6 करोड़ साल पहले की चीज थी वो? हजारों साल पहले, सही बोल रहा हूं क्या? हजारों साल पहले क्या हुआ करते थे दोस्तों? डायनासोर्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे दोस्तों? डायनासोर्स हुआ करते थे। अर्थ पर इन्हीं का राज था। स्पेल ठीक से किया क्या भाई? देख लेना। डायनासोर्स हुआ करते थे तो उन्हीं का राज था। कैसे पता भाई? कुछ तो तरीका होगा, ठीक है। और सोनी वाले नाराज ना हो जाए, डॉक्टर सालुंके जो है वो बताते हैं ना बार बार कि भैया ये तो इतने साल पुरानी चीज़ है, इतने साल पुरानी चीज़ें हैं। फर्जी से ही है डॉक्टर तो, लेकिन कैरेक्टर तो निभा ही रहे हैं। एनीवे, तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई आइसोटोप्स का डेली लाइफ में मतलब क्या है, कोई मीनिंग है क्या, या हम जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये एज पता लगाते हैं किसी चीज़ की, राइट। इससे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। क्या कहते हैं भाई? कार्बन डेटिंग। तो सबसे पहले कार्बन डेटिंग में इनमें से कौन काम में आता है? इनमें से काम में आता है कौन? C14। आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है? ये यही चीज़ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं? 8 हैं। एटॉमिक मास क्या है? 14 है। ये कार्बन आइसोटोप है और ये रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप है दोस्तों। रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप, कार्बन का अकेला आइसोटोप जो कि पाया जाता है अर्थ पे। इसकी बात मत कीजिए, इससे तो हमारी बॉडी बनी हुई है, कार्बन जो है ये, ठीक है ना। 13 और 14 में से नेचुरली पाया जाने वाला कार्बन कौन सा है दोस्तों अर्थ पर? कार्बन 14। अब इसके फंक्शंस काउंट करते जाइएगा दोस्तों। C14 का क्या सबसे पहला फंक्शन? कार्बन डेटिंग, यानी कि किसी भी, कार्बन डेटिंग का मतलब किसी भी चीज की एज पता लगाने के लिए। लेकिन क्या किसी भी चीज की एज पता लगा लोगे क्या? जी नहीं, केवल ऑर्गेनिक मटेरियल का। और ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब जो कार्बन से बनी हुई है। वैसे तो ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बनी हुई चीज का ही पता लगा पाएगा कौन? कार्बन 14। क्या बोलते हैं इसे हम? कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? एक फंक्शन किसका? कार्बन आइसोटोप 14 का। पहला हुआ कार्बन डेटिंग। दूसरा फंक्शन क्या है भाई इसका? रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग। तो दोस्तों जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको वापस रिवाइज कर लीजिएगा। इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। दूसरा है रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग क्या चीज है भाई? अब एक टेस्ट होता है UBT, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। किस लिए करते हैं? अल्सर्स का पता लगाने के लिए। पेट में अल्सर्स का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट। और इस यूरिया ब्रीथ टेस्ट में किसका यूज होता है दोस्तों? आपके इस कार्बन 14 का ही यूज होता है। कार्बन 14 लेबल्ड क्या यूज किया जाता है उसमें?
यूरिया यूज किया जाता है। और इस यूरिया का केमिकल फॉर्मूला ज्यादा सीरियसली मत लेना दोस्तों, यही होता है क्या भाई, जो केमिस्ट्री पढ़ के अभी फ्रेश लोग आए हैं, CONH2। तो यही होता है क्या, इस यूरिया को कौन, अभी बात करते हैं किसमें कन्वर्ट करने की कैपेसिटी देखी जाती है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अल्सर्स किसकी वजह से होते हैं भी पेट में, H पाइलोराई, क्या भाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोराई होता है क्या भाई, बैक्टीरिया होता है एक तरीके का। याद रखते जाइएगा दोस्तों, हम बताते नहीं है फालतू की चीज, हम केवल काम की चीजें यहां पर बताएंगे आपको, यहां पर केवल गलत सपने नहीं दिखाएंगे। H पाइलोराई जो बैक्टीरिया है उसका क्या रोल है, हम किससे चल रहे थे, रेडियो लेबलिंग से चल रहे थे। रेडियो लेबलिंग में किसका यूज होता है, कार्बन 14 का। यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है, अल्सर्स के लिए। क्या यूज होता है इसमें, यूरिया यूज किया जाता है, कार्बन 14 लेबल्ड, यानी इसको लेबल किया हुआ होता है। क्या करते हैं, पेशेंट को पिला देते हैं साहब, देखा तो नहीं है मैंने पर्सनली, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पर्सनली देखा नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, यूरिया उसको स्वेलो कराते हैं जिसके अंदर कार्बन 14 है। अब अगर H पाइलोराई हुआ पेट के अंदर तो क्या करेगा, वो इस यूरिया को क्या करेगा भाई, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। कितने यूरिया और उसमें लेबल्ड आएगा, कौन लेबलिंग, किसकी लेबलिंग होगी भाई, कार्बन 14 की लेबलिंग होगी। फर्दर पता नहीं, जैसे भी करते हैं टेस्ट को। तो H पाइलोराई कितने यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दे रहा है, इस टेस्ट को हम बोलते हैं रेडियो लेबलिंग या यूरिया ब्रीथ टेस्ट। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, अगर बदल रहा है इसका मतलब H पाइलोराई प्रेजेंट है। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो दूसरा एक यूज हुआ रेडियो कार्बन डेटिंग, दूसरा हुआ रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग का मतलब कार्बन 14 यूज हो रहा है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट है किसके लिए, H पाइलोराई का पता लगाने के लिए, अल्सर्स का पता लगाने के लिए। ये कार्बन 14 के दो बड़े यूजेज थे दोस्तों। नेक्स्ट क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के मेडिकल इमेजिंग एंड मेडिकल थेराप्यूटिक्स में और क्या यूजेज हैं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। लेट हो गए दोस्तों, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं जो बचे हुए कुछ आइसोटोप्स जो हम डिस्कस करेंगे जिनका मेडिकल इमेजिंग और थेराप्यूटिक्स में यूज है, वो क्या क्या यूजेज हैं। और थोड़ा दिमाग में चल रहा था कि क्या मतलब फार्मेकोलॉजी शुरू किया जा सकता है क्या साथ में, अगर आप लोग एग्री करें तो फार्मेकोलॉजी जो बीच बीच में हम एक एक थोड़ा थोड़ा चैप्टर शुरू कर सकते हैं क्या, थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेकर के। क्योंकि एक बार MSN शुरू करने से पहले तो थोड़ा सा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है, थोड़ा सा कवर होना जरूरी है। तो अगर फार्मेकोलॉजी आप हमें बताइएगा, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर फार्मेकोलॉजी शुरू कीजिए। थोड़ा सा हमारा मन था फार्मा पे, तो फार्मेकोलॉजी के बारे में आप अपनी राय दीजिएगा हमें कि शुरू करें। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।